हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से आज एक न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झक्कास सेशन है, शानदार सेशन है। तो आज मैंने आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसमें से 300 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का इस पीडीएफ में है, और मैंने आपको 400 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दूंगा। सभी सब्जेक्ट का नोट्स बिल्कुल फ्री में, और प्रति वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन को आपको सोल्व करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो इस पीडीएफ में 300 है, तो 300 क्वेश्चन अर्थात मैं आपको 6 वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। आप भी चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े। पीडीएफ लेने के लिए सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। भारत में जो है पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो बिहार, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पर तमिलनाडु डी नंबर ऑप्शन में कर लीजिएगा, क्योंकि केरल और तमिलनाडु एक साथ ही लिखा गया है। तो यहाँ पर आप केरल और तमिलनाडु अलग अलग कर लीजिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाले राज्य कौन सा है, तो वह महाराष्ट्र है। देखिए आपके आपको मैं पीडीएफ देने के लिए पीडीएफ में ही आपको मैंने आंसर लिख दिया हूँ, कि आपको आंसर के लिए वीडियो देखना नहीं पड़े, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप एग्जाम के दिन में आप इतना बड़ी वीडियो और नहीं देख सकते हैं, तो आप इससे बहुत कम समय में मात्र 1 घंटा में आप 400 ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रहेगा। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चाय का उत्पादक देश दुनिया में अर्थात विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी नंबर ऑप्शन में है श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह बी होगा, चीन में। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह चीन है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको अच्छा से दिखेगा। तो चलिए अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ था, तो तारापुर ऑप्शन नंबर ए है, बी में है नागौर, सी नंबर है कलपक्कम, डी नंबर में है राणा प्रताप सागर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो वह तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, आपको याद भी हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो बलुई मिट्टी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है रेगुल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में है पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में है लाल मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी रेगुल मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुल मिट्टी है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, अर्थात वैसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है, वह कुछ दिन के बाद वह समाप्त हो सकता है, चाहे लाख वर्ष, 1000 वर्ष, लेकिन वह समाप्त होगा। तो इनमें से कौन से साधन है जो सीमित मात्रा में है, तो ऑप्शन है यहाँ पर, कहता है ए नंबर में है खनिज तेल, बी नंबर में है सौर ऊर्जा, सी नंबर में है पवन ऊर्जा, डी नंबर में है पानी।
पानी तो पृथ्वी पर इतना है कि कभी नहीं खत्म होगा। पवन ऊर्जा वायु इतना है, वायु कभी खत्म नहीं हो सकता है पृथ्वी पर, और यह पवन ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा। सूर्य कभी खत्म नहीं होगा इसके द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। कहता है कि भारत में सेवा भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र है वह सामान्यतः ऑप्शन नंबर ए में है 2 भाग में, ऑप्शन नंबर बी है 3 भाग में, ऑप्शन नंबर सी है 4 भाग में, ऑप्शन नंबर डी है 1 भाग में। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो कहता है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय है, अर्थात एक व्यक्ति का आय है वह भारत के सभी राज्यों के अपेक्षा उस राज्य का आय अधिक है। तो वह राज्य गोवा है। गोवा बहुत छोटा राज्य है, मात्र 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट इतना एक गोवा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय बहुत है। अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में रहने वाले व्यक्ति से अधिक आय उनका है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया है तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहीं पर क्लास के बाद PDF दिया जाता है। तो सभी सब्जेक्ट का 400 ऑब्जेक्टिव और 50 से 70 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव MCQ दिया जाता है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। यदि आप वहां से नहीं जुड़ पाते तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 90 60 86 20 16, यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप इस पर कॉल कीजिएगा तो कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ हाय लिखिएगा और कहिएगा सर हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको मैसेज करके PDF दे दूंगा। तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक? ऑप्शन नंबर ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तथा सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्रथम कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो होगा, कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था तो वह कहाँ से हुआ था? राजस्थान से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, बिहार से। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा कि यह राजस्थान में 2005 ईस्वी अर्थात एनो डोमनी में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? राजस्थान में। तो आप इसे याद रखिएगा 2005 ईस्वी में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। बिहार में पंचायती राज
व्यवस्थाएं हैं, तो बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था वह कैसी है, तो 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय तथा 4 स्तरीय। तो बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था वह क्या है, वह त्रिस्तरीय है। वह क्या है, वह त्रिस्तरीय है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह क्या है, त्रिस्तरीय है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर 4 देश का नाम दिया हुआ है। कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है तो ब्रिटेन। तो कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो वह क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 10%, 15%, 33%, 50%। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, उससे पहले 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उससे पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो वह कितना प्रतिशत भागीदारी थी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता 10%, ऑप्शन नंबर बी कहता 15%, ऑप्शन नंबर सी है 33%, ऑप्शन नंबर डी है 50%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, जो कि 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उससे पहले महिलाओं की क्या थी, भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत में पहला कारखाना या छापाखाना, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था। तो पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था, अर्थात किस देश के लोगों ने लगाया था। तो वह पुर्तगाली ने भारत में पहला छापाखाना लगाया था। तो कौन लगाया था, पुर्तगाली। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो अपने क्षेत्र में लगाओ राष्ट्रहित, अपने क्षेत्र में लगा होगा, इसे लगा कर हुआ लगा, अपने क्षेत्र में लगा राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। क्या होगा, अलगाववाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर बहुत लंबा है, तो इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता भारत के संविधान में 8वीं सूची के साथ कितने भाषा सामान्यता प्राप्त है। तो भारत के जो 8वीं सूची है यह आपको पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो उसमें कितने भाषा का वर्णन है। तो 16 भाषा, 20 भाषा, 22 भाषा, 25 भाषा। तो भारत के संविधान के 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषा का वर्णन किया गया है। तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आप इसे याद रखिएगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सासाराम में किस शासक का मकबरा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का, औरंगजेब का, शेरशाह का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो सासाराम में किस शासक का मकबरा था। तो वह शेरशाह था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर था, सासाराम में था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है कि गेहूं फसल है। तो गेहूं कैसा फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। गेहूं
किस माह में बोई जाती है और किस माह में काटी जाती है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। गेहूँ सितंबर अक्टूबर में बोई जाता है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ एक रबी फसल होती है, जबकि धान होती है खरीफ फसल। गेहूँ गेहूँ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब क्या हो गया, रबी फसल हो गया। और जायद फसल में जैसे मूंग हो गया, ये सभी जायद फसल में आते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है रबी निम्नलिखित में से रबी फसल कौन है, तो रबी फसल गेहूं कौन सा फसल है, तो गेहूं रबी फसल है, तो आप इसे याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में। तो जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, तो वह जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 24 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जो होगा वह 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है कि सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ में, सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। तो बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, तो वह कहाँ पर किया जाता है, तो सोनपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी में पीली क्रांति, नंबर सी में है श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर डी में है नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 नंबर है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आय तथा उपभोग के बीच जो अंतर होता है उसे बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बचत कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं ऑब्जेक्टिव में। और बचत किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। तो चलिए आज का मैंने 50% क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। कौन प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आप इससे से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत ऊर्जा जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है, तो वह हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है कि चावल है एक कैसी फसल, तो चावल एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं एक रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है, तो गेहूं रबी फसल है। मूंग क्या है, मूंग एक क्या है, जायद फसल है। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। भारत के इन राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है,
ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कहता भारत में स्थित है ये 4 राज्य तथा इनमें से कहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़ में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। यहाँ पर ड छूट गया था, चलिए दे दिए यहाँ से। तो झारखंड हो गया। भारत में किन राज्यों में कौन सबसे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वह झारखंड राज्य है, जो कि भारत में सबसे बड़ा कोयले उत्पादन का राज्य राज्य है। तो सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, केरल में, उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन रिजर्व टाइगर स्थित है। सुंदरबन रिजर्व टाइगर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागला बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध वह है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ में स्थित है तथा किस नदी पर बनाया गया है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत के किन राज्यों में पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो वह राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तथा सूचना के अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था 2005 ईस्वी में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वह बिहार के किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो वह आंध्र प्रदेश, बिहार के आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो बिहार यहाँ नहीं है, तो सॉरी मैंने बिहार बोल दिया। तो कहता ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश प्रांत से ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। आंध्र प्रदेश प्रांत से ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है धर्म तथा समुदाय का मुख्य आधार कौन? यहाँ धर्म नहीं होगा, यहाँ धर्म होगा, तो इसे काट लीजिएगा। धर्म और समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक, धर्मवाद, नारीवाद, जातिवाद। तो धर्म और समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा? ए होगा सांप्रदायिक। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपको समझ में आया होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन करा है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क मार्ग का नाम है, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो आप इसे याद रखिएगा, एक सड़क है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर कि बाढ़ के समय लोग को जाना चाहिए तो गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं कहीं। तो बाढ़ जब आपके आसपास आ जाएंगे या बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रहेंगे, उस समय बाढ़ आ जाएगा तो आप किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर। तो आप अक्सर प्रयास करेंगे कि उच्च भूमि वाले स्थान पर हम चले जाएं, जहां पर जल्दी से पानी नहीं पहुंचे और हमें बचाने के लिए आ जाए कोई भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 35 का करेक्ट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, कहता है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत में जो आपके पंचायत में चुनाव होता है, मुखिया बनता है, तो उसका चुनाव कौन कराता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य सरकार। तो पंचायत में जो चुनाव होता है उसका चुनाव कौन करवाता है? तो उसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? तो उसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव करवाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37
को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ए नंबर है अल्पकालीन, बी नंबर है मध्यकालीन, सी नंबर में है दीर्घकालीन, डी नंबर में है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से तो क्वेश्चन नंबर 37, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, कहता है नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना संबंधित है। तो सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी से नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, कहता है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ जब आपके आसपास गांव में आ जाएगा तो किस किस चीज़ की क्षति होगा? तो पशुओं की, फसलों की, भवनों की, इनमें से सभी की। तो जब आपके आसपास, घर के आसपास जब घर में आ जाएंगे बाढ़, तो पशु मवेशी आप जो पोसे रहिएगा, पाले रहिएगा, तो उसका क्या होगा? क्षति होगा। फसल लगाए होंगे खेत में तो वो बाद में डह जाएगा, बह जाएगा। और भवनों की, आप मकान निर्माण किए होंगे रहने के लिए, तो वो भी क्या होगा? उसको भी क्षति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है चीनी, ऑप्शन नंबर सी है आयरन तथा स्टील, ऑप्शन नंबर डी है वस्त्र। तो जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? तो वह क्या है? आयरन तथा स्टील सलेम का उद्योग का केंद्र है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय से असह है। तो प्रति व्यक्ति आय से असह है। तो ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण आय, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय, नंबर सी है औसत आय, ऑप्शन नंबर डी है सीमांत आय। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो उससे औसत आय से प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया जाता है। किससे? औसत आय से प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो रुपया है, डॉलर है, करोना है, टका है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या? टका है। अमेरिका के मुद्रा का नाम डॉलर है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान के मुद्रा का नाम रुपया है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। करोना कहाँ का है? तो आप यदि जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप वहां पर जितना भी कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नरोत्तम सिंहासन किस देश के शासक थे? तो वियतनाम के, लाओस के, कंबोडिया के, थाईलैंड के। नरोत्तम सिंहासन कहाँ का शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे, जो कि कंबोडिया में एक विष्णु की सबसे बड़ी मंदिर है, जिसमें 10.5 मीटर 10.5 मीटर की विष्णु भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, दिल्ली, पटना, मुंबई, जो भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहीं पर है। गोल घर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। तो आप यदि पटना कभी भी जाइएगा तो गोलघर घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि गोलघर पर चढ़ने के बाद वहाँ से गंगा नदी पास में ही है। तो गंगा नदी का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। तो आप जाने का प्रयास कीजिएगा। मैंने भी नहीं गया था, लेकिन इस बार गए थे तो एक बार जाकर घूम लिए थे। कहता है क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज न्यूजी न्यूज डील लागू की थी। तो वुडरो विल्सन ने न्यूज डील लागू की थी। तो वुडरो विल्सन, एफ डी रूजवेल्ट,
अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी एफ। यह क्या हो जाएगा? एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति का न्यूज दिल लागू किया था। न्यूज दिल लागू कौन किया था? तो एफ डी रूजवेल्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसका रचना की थी, स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपको समझ। और 47 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हिंद चीन में कौन कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में चीन एक देश है जो कि शामिल नहीं है। बाकी बाद कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस ये हिंद चीन देश में शामिल है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए सेशन अब ख़त्म होने वाला है। तो आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया सेशन को लेकर आए हैं। 400 बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको मिलेगा तो आप एग्जाम में तबाही मचाकर आएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। क्लास के बाद वहाँ पर पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बिमल चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए.ओ. ह्यूम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हुआ था, क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी कहाँ पर? तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 51 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 51 नंबर क्वेश्चन बांग्लादेश विभाजन कब हुआ था? बांग्लादेश का जब बांग्लादेश भारत से जब अलग हुआ था तो वह कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी में। तो इसका कमेंट करके आंसर क्या होगा? तो इसे आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।